आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और ये बहुत जरूरी होता है। ये कहते तो सब है, बट कोई अच्छे से ये नहीं बताता कि क्यों इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो चलिए इस एपिसोड 1 ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में समझते हैं कि क्यों। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपके पैसे का एग्जैक्टली क्या होता है, इसको समझने के लिए वरुण की हेल्प लेते हैं और कुछ अजम्पशंस करते हैं। वरुण 25 साल का है और 50 पे रिटायर होना चाहता है, मतलब वो सिर्फ 25 साल के लिए ही काम करना चाहता है। उसकी सैलरी 50,000 है और महीने के एक्सपेंसेस हैं 30,000, मतलब हर महीने वो 20,000 रुपए बचाता है। उसका एम्प्लॉयर काफी काइंड है और वो उसे हर साल 10% का सैलरी हाइक भी दे देता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग साल भर हर साल से 8% बढ़ती है और उसके एक्सपेंसेस भी फिक्स्ड हैं। कोई एक्सपेंसेस वो और इससे ज्यादा फोर्स ही नहीं करता। एंड ये 20,000 का बैलेंस वो और कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करता, बस अपने पास एक कैश की फॉर्म में रखता है। क्या लगता है 25 साल में बिना इन्वेस्ट किए कितना पैसा इकट्ठा हो गया होगा? लगभग 3.27 करोड़ के आसपास। बुरा नहीं है ना? बट इसका मतलब है कि उन 25 सालों में वरुण के एक्सपेंसेस सेम हैं। मतलब वो अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकता। उसकी ख्वाहिशें जैसे कार खरीदना, घर खरीदना या फिर वेकेशन पे जाना एक्सेट्रा, ये सब भी अचीव करना मुश्किल होगा। और अगर 50 पे रिटायर होने के लिए शायद ये 3 करोड़ रुपए कम पड़ जाए या सिर्फ 7-8 साल में ही खत्म हो जाए, तो क्या सिर्फ इतना काफी है? लेकिन अगर वरुण ने इन्वेस्ट किया होता तो ओवर द पीरियड ऑफ ये 25 साल वरुण के पास लगभग 9.36 करोड़ इकट्ठे हो जाते। 3x अमाउंट होती है। बट एक चीज ये है कि इसमें हमने अभी भी टैक्सेस को अकाउंट नहीं किया है, पर फिर भी आपको फेयर आइडिया तो मिल ही गया होगा कि व्हाई टू इन्वेस्ट। पहला रीजन है टू फाइट इन्फ्लेशन। कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल से बढ़ती है। अब आपको अपने पेरेंट्स का एग्जाम्पल तो याद ही होगा, जब वो कहते थे कि हम स्कूल जाते थे तो स्कूल की फीस 25 रुपए थी, हमारे टाइम पे 25,000 है और हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के लिए 50,000 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। दूसरा कारण टू इन्वेस्ट है टू हैव बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर आप लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए भी यू नीड टू इन्वेस्ट। और तीसरा है टू क्रिएट वेल्थ। खुद इतना काम करते हो तो आपके लिए आपका पैसा क्यों ना काम करे, और ये वेल्थ हेल्प करेगी टू जनरेट कॉर्पस फॉर योर रिटायरमेंट, मैरिज, एजुकेशन एंड आपके बच्चों की शादी भी, बाइंग फैंसी कार एंड और क्या नहीं। अब जब आपको समझ आ गया है कि इन्वेस्ट करना जरूरी है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि कितने पैसे से इन्वेस्टमेंट को शुरू किया जा सकता है। अगर कुछ कॉमन बेसिक इन्वेस्टमेंट्स और उनके मिनिमम रिक्वायरमेंट टू इन्वेस्ट की बात करूं तो स्टॉक्स में आपको उतना पैसा चाहिए जितना की स्टॉक प्राइस है। म्यूचुअल फंड जनरली 500 रुपए से शुरू हो जाते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लेकिन कई म्यूचुअल फंड्स में 10 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। पीपीएफ का मिनिमम रिक्वायरमेंट है 500 रुपए। एफडी डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन से इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो भी लगभग 500 से 1000 के बीच में। मतलब बहुत सारा कैपिटल तो नहीं चाहिए टू स्टार्ट, बट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। इंपॉर्टेंट यही है कि स्टार्ट चाहे छोटे से करो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को इंक्रीज करो। अब इन्वेस्ट क्यों करना है एंड कितने पैसे चाहिए टू इन्वेस्ट, इसका आंसर तो मिल गया। अब क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट करना शुरू कब करना है। इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, आज या फिर ASAP, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्यों? ये डेटा देखो। अनुषा बेशक 30 की है और सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट कर रही है हर महीने, और ऐसा वो 30 सालों के लिए करने वाली है। राजेश और सिमरन सोचते हैं कि लाइफ में शुरुआत में थोड़ा फन कर लेते हैं, बाद में बहुत टाइम होगा टू इन्वेस्ट। ऑल्सो वो ये भी कहते हैं कि बाद में ज़्यादा पैसे डाल देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करते हैं 20,000 और 30,000 टिल 20 ईयर्स एंड 30 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अब आप देखो कि तीनों ने इंडिविजुअली कितना अमाउंट इकट्ठा किया। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एंड द फैक्ट इज कि कंपाउंडिंग का बेस्ट फ्रेंड इज टाइम, नॉट मनी। फंडा सिंपल है, रादर देन स्टार्टिंग लेट एंड इन्वेस्टिंग मोर, शुरुआत जल्दी करो, चाहे थोड़ी अमाउंट से ही करो। बट इनिशियली क्या होता है, कंपाउंडिंग का मैजिक दिखता नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि होता नहीं है। जैसे जब हम प्लांट लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, जमीन के अंदर करता है, बट हमें इसकी ग्रोथ काफी बाद में दिखाई देती है। ऐसा ही कंपाउंडिंग के साथ भी होता है, बस थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। सी,
अर्ली स्टार्ट करने का एक और बेनिफिट ये है कि आप जल्दी मार्केट्स के बारे में सीखते हो कि मार्केट्स कैसे रिएक्ट करती हैं या फिर स्पेसिफिक इवेंट्स जैसे इलेक्शन, बजट, वॉर, इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट्स एक्सेट्रा के दिन मार्केट में क्या होता है। एंड इवेंचुअली ये आपको बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है। और ये सब आप अपनी लो कैपिटल के साथ सीखते हो। और जब आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी विद टाइम, आपकी नॉलेज अबाउट मार्केट्स और भी बेटर हो जाएगी एंड यू मे कम अप विद बेटर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि कहाँ इन्वेस्ट करना होता है। तो इसका आंसर है एसेट में। अब ये एसेट क्या होता है? एसेट बेसिकली इज समथिंग दैट यू होल्ड जिसकी करंट एंड फ्यूचर में कोई मॉनेटरी वैल्यू हो जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स का घर एक एसेट है जिसकी करंट एंड फ्यूचर दोनों में मॉनेटरी वैल्यू है। जब आप इसे बेचते हो तो वो हाउस को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एसेट्स ब्रॉडली 4 एसेट कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं: गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक एंशिएंट एसेट है। ये रेयर है, लिमिटेड सप्लाई में है और ग्लोबल क्राइसिस और इन्फ्लेशन के टाइम पर और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप फिजिकल गोल्ड, एसजीबीज या गोल्ड ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा एसेट है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब इन्वेस्टिंग इन लैंड या फिर प्रॉपर्टी। इसमें वैल्यू एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम दोनों मिल सकती हैं, लेकिन कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, लिक्विडिटी कम होती है और इसे ईजिली बेचना आसान नहीं होता। इसलिए REITs दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आए, जिससे छोटे अमाउंट से भी रियल एस्टेट एक्सपोजर मिल सकता है। तीसरा एसेट है इक्विटी, जिसे हमारा मतलब है हिस्सेदारी, मतलब ओनरशिप। मतलब जब आप किसी कंपनी में इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार या फिर उतने पोर्शन के ओनर बन जाते हो। और जैसे एक बिजनेसमैन का अपने बिजनेस या फिर अपनी कंपनी के लिए रिस्क ज्यादा होता है, वैसे ही क्योंकि आप भी एक सर्टेन अमाउंट के लिए ओनर हो, इसलिए आपका भी रिस्क ज्यादा होगा। बेशक इक्विटी में इन्वेस्ट करने से रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। दैट इज व्हाई इक्विटी एज एन एसेट हेल्प करता है टू बिल्ड वेल्थ ओवर टाइम। इसलिए वी शुड इन्वेस्ट इन इक्विटीज। इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। वन इज इन्वेस्टिंग इन इक्विटी वाया म्यूचुअल फंड, सेकेंड इज वाया स्टॉक्स एंड थर्ड इज वाया ETFs। Lastly आता है fixed income instruments. Unlike equities where you become a part owner of the companies, fixed income instruments are like debt. मतलब आप किसी कंपनी या एंटिटी को लोन देते हो जिस पर आपको इन रिटर्न इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली मिल सकता है। जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड वापस कर दी जाती है और इसे मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं। एज कंपेयर टू इक्विटीज इसमें रिस्क कम होता है, लेकिन लेसर द रिस्क लेसर द रिटर्न। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स आर जैसे कि बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट रिलेटेड टू एजेंसीज सच एज गेल, NHAI एक्सेट्रा, बॉन्ड्स इशूड बाय कॉर्पोरेट्स जैसे कि टाटा, बजाज, रिलायंस, अडानी एक्सेट्रा। अब बैलेंस बिटवीन इनकम, स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग ये समझना जरूरी है। अब जब आप इन्वेस्टमेंट क्या, कितना, कब, कैसे ये सीख गए हो, लेकिन अगर आपके मन में ये बात है कि उन पैसों से मुझे इन्वेस्ट करने के अलावा अपनी डिजायर्स या ख्वाहिशें पूरी करनी है और नीड्स मतलब ज़रूरत के लिए भी तो पैसे चाहिए, तो सब इन्वेस्ट ही करना पड़ेगा क्या? नहीं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट, डिजायर्स और नीड्स तीनों को बैलेंस कर सकते हो। शायद आपने 50-30-20 रूल के बारे में सुना होगा। 50% आपकी नीड्स के लिए, 30% आपकी वांट्स के लिए और 20% आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। बैलेंस करने के लिए आपको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, पर यही परसेंटेज में करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी मंथली सैलरी 50,000 है तो रूल के हिसाब से 25,000 नीड्स के लिए, 15,000 वांट्स के लिए और 10,000 इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सही है ना? पर आपकी नीड्स 25,000 से ज़्यादा भी तो हो सकती हैं और शायद वांट्स के लिए सिर्फ 5,000 ही चाहिए हों। इसीलिए आप चाहो तो 10,000 वांट्स के लिए, 15,000 इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी कर सकते हो, या फिर 30,000 नीड्स के लिए और 10,000 वांट्स और 10,000 इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो। इट इज़ पर्सनल फाइनेंस। हर इंडिविजुअल के लिए डायनामिक्स डिफरेंट हो सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रोविजन बनाओ, लाइफ में अर्ली स्टार्ट करो, वो करना जरूरी है। फिर चाहे आप 2500 से ही क्यों नहीं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करते। सो
हियर द फंडा दैट हेल्प्स मी इज कि जैसे ही मेरी मंथली सैलरी आती है सबसे पहले मैं उसमें से इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे अलग करती हूँ एंड उसके बाद जितना भी अमाउंट बचता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशंस कि मेरी नीड्स कितनी हैं या फिर वांट्स कितनी हैं वो उसमें डिवाइड हो जाता है, मतलब मेरे एक्सपेंसेस में डिवाइड हो जाता है। अब ये एक्सपेंसेस कैन बी एनीथिंग, मंथली ग्रॉसरी या फिर स्विगी जोमेटो के बिल, बिजली का खर्चा, लोन EMIs या फिर बाइंग फोन एक्सेट्रा। सो इट इज़ आइडियल कि आप अपने डिज़ायर्स को पूरा करने से पहले इन्वेस्ट करें और जो कुछ बच जाता है उसके बाद वो आप स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन यही अगर मैं पहले अपने एक्सपेंसेस को पूरा करूं और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ इन्वेस्ट करूं तो बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि शायद मेरा कैपिटल ही खत्म हो जाए और मैं इन्वेस्ट ही ना कर पाऊँ। I will become inconsistent with my investment and compounding का पूरा बेनिफिट लेने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। So rather than following this formula कि इनकम में से पहले एक्सपेंसेस के खर्चे निकाले और फिर जो बचा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट, you should follow this formula। इनकम में से सबसे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए निकालो पैसे और जो बचा वो एक्सपेंसेस। अब जल्दी से समझते हैं कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर सके। दूसरा, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस यही कहती है कि आपके पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लासेस होने चाहिए। चौथा, स्मॉल अमाउंट से शुरू करो पर जल्दी शुरू करो। और पांचवा, कंपाउंडिंग का बेस्ट फ्रेंड टाइम है, ना कि मनी। इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का तरीका भी है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।